हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि हम लोग बीपीएससी 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हिंदी के साथ साथ हम लोग जीएस भी पढ़ रहे हैं। जीएस में हम लोगों ने सबसे पहले भारतीय इतिहास को रखा है। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 81 से आगे। ठीक है, तो जो लोग उन सब प्रश्नों को नहीं देखे हैं जाकर एक बार देख सकते हैं, तभी आगे के प्रश्न आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि अशोक के धम्म में मूल संदेश क्या क्या है आइए देखते हैं। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादय साधवे च। ये कोटेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। ये जो बातें लिखी गई हैं ये सब धम्म में संग्रहित हैं। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो यहाँ धार्मिक सहनशीलता भी दिया गया है, शांति एवं अहिंसा भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में जो लेख लिखा गया है उसमें पता चलता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू जो कि वैराट के नाम से भी जाना जाता है, उस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उसमें भी एक कोटेशन देखने को मिलता है, वो आप देख सकते हैं। पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतूनम आहा अपाबा धतम च। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, धर्मदेव, प्रियदर्शी, धर्मकीर्ति। आपका उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 83 के बारे में पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनापीय देशी या देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, जिसे देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति की नीतियों को देखा जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रश्न नंबर 85 है, कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें से होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो बात की गई है विदेशी नीति भी आएगी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास ये भी आएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, कौटिल्य जो कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा जो मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है और विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 श्रेणियों में। वो श्रेणियां कौन कौन सी है आइए देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो है कि दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 है,
मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसमें मौर्य काल में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ तो नाम नहीं दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया इसका नाम हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन पुस्तक के बारे में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा के नाम एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 89 है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उपलब्ध है? दिव्यदान में या अर्थशास्त्र में या इंडिका में या अशोक के शिलालेख में? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसमें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। समितियां भी थी उसमें 6। ठीक है, वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। प्रश्न नंबर 90 है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। वसुधा पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर ये प्रश्न पूछ सकता है कि किन 2 नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना हुई है? तो आपका उत्तर होना चाहिए गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। ठीक है, एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु इसमें उदयन नहीं दिया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके ऊपर इसके आगे जो हम लोग प्रश्न पढ़े थे, पीछे जो हम लोग प्रश्न पढ़े थे उसमें दिया गया था कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। ठीक है, तो उदयन नाम आए तो पहले उदयन आप लोग ट्रिक करिएगा, अगर उदयन न हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ट्रिक करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 91 है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? पुष्यमित्र, शुंग, मेनांडर। प्रश्न नंबर सी है कदफिसेस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो आपका उत्तर हो जाएगा वीमा कदफिसेस। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस यहाँ नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। प्रश्न नंबर 92 है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? किस समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली फली फूली यानी आगे बढ़ी। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, वो है गांधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है, यहाँ तो गांधार शैली पूछ दिया है, मथुरा शैली भी पूछ सकता है। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 93 है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो आपका उत्तर होना चाहिए कनिष्क। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा? कनिष्क। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसमें से पूछ सकता है कि पहली बौद्ध संगीति आयोजित करने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा पहला है अजातशत्रु। पहला पूछे तो अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। दूसरा पूछे तो कालाशोक। और तीसरा पूछे तो अशोक। और चौथा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। यहाँ पूछ रहा है चौथा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कुंडल वन में हुई थी। और यहाँ यदि पूछे कि पहली बौद्ध
संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, इसके आगे पीछे वाला जो प्रश्न था उसमें हम बताए हैं कि कैसे आप लोग याद कर सकते हैं कि किन किन स्थानों पर बौद्ध सभाएं हुई थी, उसका क्रम भी पूछता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे। जो हुआ था पहली बौद्ध संगीति, इसका ट्रिक होता है रावय पाकू। ठीक है, रावय पाकू। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन। अगर कुंडलवन न दिया गया हो तो कश्मीर कब को आ ही रहा है, कश्मीर। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका ये पूछता है कि क्रम से इसको सजाइए, तो ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये भी याद रखिएगा कि कब जो है हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया, तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 पर। प्रश्न नंबर 94 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो उत्तर हो जाएगा कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश भारत पर शासन किया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। प्रश्न नंबर 95 है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? गिरनार के स्तंभ लेख से। खारवेल का जहाँ नाम आए हाथी गुम्पा मारिएगा। ठीक है, खारवेल हाथी गुम्पा से संबंधित हैं। जूनागढ़ के स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्पा लेख के साथ, सारनाथ लेख के साथ आपका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्पा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्पा से उसका एक विनय तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल की एक विशेषता क्या थी? कि नगरों का क्रमिक पतन मिलता था। ठीक है, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर अपने अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भकार, सोनपुर, सौगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? आपका उत्तर हो जाएगा कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे। यहाँ ये चारों हो जाएगा, इसीलिए आपका उत्तर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक महत्वपूर्ण प्रमुख बंदरगाह है। ताम्रलिपि क्या है? बंदरगाह था गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकुच जो कि भड़ौच के नाम से जाना जाता था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे, यहाँ ये 2 नाम आए हैं, से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 98, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम में
सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासनकाल में गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव जो है दान में दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 है, प्रश्न नंबर 99, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। ठीक है, जितनी उपज होती थी उसका छठा भाग राजस्व कर के रूप में देना पड़ता था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षठांश होता था, माने छठवां अंश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। ये नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को किस नाम से उद्धृत किया गया है? तो उद्रंग तथा भागकर के नाम से उद्धृत किया गया है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश की देन अधिक थी। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। प्रश्न नंबर 101 है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार यह व्याख्या दिया था कि पृथ्वी अपनी जो धुरी पर घूमने के कारण ही पृथ्वी जब घूमती है तभी दिन और रात होता है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। प्रश्न नंबर 102 है, प्रश्न नंबर 102 है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ तो सुश्रुत है, सौमिला है, शूद्रक है, शौनक है। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर इसमें नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं कि सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका नाम लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जो काल होता है, किनका? शल्य क्रिया का जनक सुश्रुत, इनका जो काल माना जाता है 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। कौन? सुश्रुत। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार और साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपरोक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा ने अपनी प्रारंभ उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी, ठीक है, एडी यानी एनो डोमिनी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के माने काल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब यानी 1000 वर्ष का है। ठीक है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर क्या दिया गया है? ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 103 है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही चर्चित विश्वविद्यालय है। चीनी यात्री वेनसांग जो है इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 637 ईस्वी में। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 104 है कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। ठीक है, मथुरा था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती हैं। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। कवि बाण निवासी था। बाण यानी बाणभट्ट। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपरोक्त में से कोई नहीं तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र, जहाँ तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, बाणभट्ट जो है पाटलिपुत्र का निवासी था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे।
हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। जो इत सिंह है, चीनी यात्री इत सिंह, बिहार का भ्रमण कब किया? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जब भ्रमण किया था 675 से लेकर 685 में। ठीक है, 675 से लेकर 685 तक भ्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत सिंह ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। ठीक है, अध्ययन किया था 675 से 685 ईस्वी में, और आया कब था? 671 या 72 में वो आया था। ठीक है, 671-72 में वो आया था। उसके बाद से 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह फिर से चीन लौट गया। प्रश्न नंबर 107 है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 108 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, वेन्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि उपाधि कुमारगुप्त की क्या थी? तो महेंद्रादित्य थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 109 है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे था? तो जावा और सुमात्रा से था। ठीक है, जावा और सुमात्रा से था। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। ठीक है, उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। प्रश्न नंबर 110 है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव ने, सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 111 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास का कारण था मुसलमान। जब मुसलमान आए उस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तहस नहस कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 112 है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे? चंदेल। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरियो महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 113 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, यानी संस्थापक कौन थे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के? तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय जो है कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। प्रश्न नंबर 114 है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कदम्ब। ठीक है, कदम्ब का जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 115 है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कहाँ? संगम का जो उरेयूर जगह है। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। प्रश्न नंबर 116 है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर
प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी, तो ढूंढीराज ने लिखी है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, हिंदी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। प्रश्न नंबर 118 की स्वप्नवासव दत्ता के लेखक हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा भास। भास जो है स्वप्नवासव दत्ता के लेखक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में यहाँ दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 119 से कुमार संभवम महाकाव्य के किस कवि ने लिखा है कुमार संभवम, तो आपका उत्तर हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने कुमार संभवम लिखा है। कालिदास ने जब कुमार संभवम लिखा, इसकी रचना करने जब किए, उसमें 17 सर्ग भी पूछा जाता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि उसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 120 है किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरातार्जुनीयम किसने लिखा, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारवी। भारवी किरातार्जुनीयम। संस्कृत में, हिंदी में और हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 121 है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आपका उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ठीक है। मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 122 है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित नामक पुस्तक। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 123 है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 124 है, प्रश्न नंबर 124 चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 125 है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो आपका उत्तर हो जाएगा चोल। चोल शासक जो है भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 126 लास्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपुरम। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का जो प्रश्न था पढ़ लिए हैं। ये सब जितने भी व्याख्या दिए गए हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग मैसेज कर सकते हैं। आप लोग जब मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों को नंबर पता नहीं है वो लोग नोट कर लें 87 37 81 28 39। ठीक है। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिएगा। आप ये व्हाट्सअप नंबर है, उसके बाद से आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।